कूलाम का नियम। ध्यान दीजिए क्या है कूलाम का नियम। मान लीजिए दो आवेश है, पहला आवेश है आपका Q1, एक दूसरा आवेश है, वो आवेश क्या है आपका Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो आपकी कितनी है, स्मॉल r। तो ध्यान दीजिए कूलाम क्या करता है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल F उन आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, संबंध 1, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, संबंध 2। अगर हम लोग संबंध 1 और 2 को मिलाएंगे, संबंध 1 तथा 2 को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा बताइए, मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा क्या मिल जाएगा, r²। आपको पता है पहले से कि जब हम लोग समानुपाती का निशान हटाकर बीच में बराबर लगाना चाहते हैं तो हमें साथ में एक नियतांक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और साथ ही का लगाएंगे हम लोग एक नियतांक। तो क्या हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा क्या हो गया, r। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इस K की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए क्या होगा, जहां K एक नियतांक है जिसका मान हवा अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन 0, जिसको बोला जाता है निर्वात की अथवा हवा की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका जो मान होता है हवा या निर्वात के लिए वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मान होता है। ठीक है, अतः समीकरण 3 से क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा F इज इक्वल टू K के स्थान पर क्या रखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा ये r²। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो सूत्र है आपका वो केवल किसके लिए है, हवा या निर्वात के लिए, भूलेंगे नहीं। ये फार्मूला किसके लिए है, केवल आपका हवा के लिए अथवा किसके लिए है, ये आपका निर्वात के लिए। ठीक है, अब बात ये आती है अगर हवा और निर्वात के लिए ये सूत्र है तो किसी अन्य माध्यम के होने पर ये आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग आप नोट करके लिख लेते हैं, ध्यान दो, नोटेड पॉइंट। यदि आवेशों कौन कौन से आवेश हैं, Q1 तथा Q2 के चारों ओर का माध्यम हवा या निर्वात के बजाय स्थान पर कोई दूसरा माध्यम हो तो कूलाम के नियम को हम निम्न प्रकार
से व्यक्त कर सकते। ठीक है, तो देखिए किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी दूसरे माध्यम के लिए व्यापक गुलाम का नियम क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो इसको आप, F इज इक्वल टू सब कुछ वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा क्या R। ये सूत्र किसके लिए था आपका, हवाया निर्वात के लिए। लेकिन ये दूसरा माध्यम, अगर दूसरा माध्यम है तो इसमें आपको एक और टर्म जोड़ लेना है, वो क्या है आपका एप्सिलॉन R। इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को, जहां एप्सिलॉन R को हम उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता की अथवा इसका एक नाम और है, इसका दूसरा नाम क्या है, अथवा हम उसको एक नाम से और जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है इसका, अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह एक विमाहीन राशि है, यह एक मात्रकहीन राशि है, इसका न तो कोई मात्रक होता है और न ही विमा होती है। ठीक है, इसका मान हवा या निर्वात के लिए होता है 1। तो आप ही लोग सोच लीजिए, अगर हम लोग एप्सिलॉन R बराबर 1 रखेंगे तो हमको इससे ये सूत्र वापस मिल जाएगा, कंफर्म कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस परावर्तन का मान या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान हवा या निर्वात के लिए कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, तो हम दिखा देंगे आगे। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होगा, हवा ऐसे लिख दीजिए, जिसका मान हवा या निर्वात के लिए एक मतलब एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 1। ठीक है, जबकि चालकों के लिए इसका मान अनंत होता है, चालकों के लिए इसका मान अनंत एप्सिलॉन R बराबर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हवा या निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, चालकों के लिए, धातुओं के लिए कितना होता है, अनंत। जबकि किसी अन्य माध्यम के लिए 1 से तो बड़ा होता है, लेकिन अनंत से क्या होता है आपका, छोटा होता है। मतलब किसी अन्य माध्यम के लिए इसका मान 1 से तो बड़ा, किंतु अनंत से क्या होता है, छोटा होता है। ये किसके लिए होता है आपका, किसी अन्य माध्यम के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप लोग के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, इसके निकाल में एक टर्म आया है एप्सिलॉन 0, इसका भी कुछ नाम होगा। ठीक है, इसका नाम मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं, को हम निर्वात या हवा की, इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं, हवा की विद्युतशीलता कहते। ठीक है, इसका भी मान होता है, इसका मान हम चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालें इसका मान, देखिए इसका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना। ठीक है, क्या करेगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1/4 पाई इंटू 9। देखिए हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे क्या करना है हमको, यहां से हम लोग एप्सिलॉन 0 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे।
जब प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/4 पाई इंटू, इसको इधर नीचे लाएंगे तो 9 इंटू 10⁻9, मात्रा भी लेकर आएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया केवल 1, इसको उधर भेजेंगे तो इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जी, ठीक है। या फिर ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 इंटू 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू पाई इंटू 10⁻9, ठीक है। अब इस यूनिट को, उस मात्रा को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/36 पाई का मान रख देंगे 3.14, 10⁻9 को अगर हम लोग हर से अंश में लेकर जाएंगे तो ये आपका 10⁻+9 से बन जाएगा 10⁻⁻9, ठीक है। मात्रा की बात करेंगे तो क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आपका 113.04 के आसपास आएगा, ठीक है। इनटू कितना 10⁻⁻9 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो अंश और हर में 1000 से गुणा कर देते हैं और 1000 से क्या कर देते हैं भाग, ठीक है। इनटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, ठीक है। ये फिर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर आपको एप्सिलॉन 0 का मान मिल जाएगा, ध्यान दीजिए 1000 में अगर आप 113.04 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 8.85, ठीक है। और ऊपर कितना बैलेंस बचा हुआ है 10⁻�9, अभी नीचे 1000 बचा हुआ था, 1000 मतलब 10⁻3, इस 10⁻3 को अगर हम लोग हर से अंश में लेकर जाएंगे तो 10⁻+3 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 10⁻−3 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फिर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। 8.85 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, किसका मान होता है आपका एप्सिलॉन 0 का। इसका मतलब जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई, ठीक, मैं इसको मिटा सकता हूं। ठीक है। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है, अगली हेडिंग आती है, वो क्या है आपका विद्युत क्षेत्र। अगली हेडिंग क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात करें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ध्यान दीजिए किसी आवेश, एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वह क्षेत्र जिसमें अगर हम लोग परीक्षण आवेश को रखेंगे तो वो विद्युत बल का अनुभव करेगा, और अगर इस क्षेत्र से बाहर रखेंगे तो ये विद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा। मतलब इस पर लगने वाले विद्युत बल का मान 0 है, लेकिन अगर यही आवेश इस क्षेत्र के अंदर होता है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, तो इस पर विद्युत बल लगता है। तो इसी क्षेत्र को हम लोग, इस आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा बना सकते हैं, क्या लिखेंगे परिभाषा हम लोग, किसी आवेश
के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत बल का अनुभव करे। उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई विद्युत क्षेत्र की। ध्यान दीजिए, अब विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को व्यक्त करने के लिए एक अलग राशि है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे। वो अगली हेडिंग हमारी क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर F बटा Q0। ठीक है, F क्या है? विद्युत बल, Q0 क्या है? आपका परीक्षण आवेश। अगर हम लोग Q0 बराबर 1 कूलम रख देते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? E बराबर बन जाएगा F, क्योंकि अगर Q0 का मान रखेंगे तो F बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? आपके पास F आ जाएगा। हम लोग परिभाषा बना सकते हैं, किसी एकांक आवेश के परीक्षण आवेश पर, एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा बात करें मात्रक की, तो ध्यान दीजिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और बात करें विमा की, तो आप सभी को पता है बल की विमा क्या होती है? mL/-2, और आवेश का मात्रक होता है कूलम अथवा एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड मतलब एम्पियर एक, सेकेंड मतलब टाइम मतलब t। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात मिल जाएगा कितना? आपको मिल जाएगा mL/-3 A/-1, ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग परिभाषा बनाते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे हुए एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका मान।
परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल मतलब F तथा परीक्षण आवेश के परिमाण, परीक्षण आवेश के परिमाण जिसका प्रतीक क्या था आपका Q0 के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते अर्थात क्या हो जाएगा, E बराबर क्या लिखा आप लोगों ने, लगने वाले बल मतलब F बटा अनुपात मतलब बटा। ठीक है, परीक्षण आवेश का परिमाण जो कि कितना था Q0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बेसिक सूत्र ये। अब मात्रा की बात करें, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटा मतलब प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपकी सदिश राशि है, देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में होती है। ठीक है, मतलब क्या है समझिए, धन परीक्षण आवेश के चलने की दिशा में होती है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई आवेश है, मान लीजिए एक आवेश है आपका +10 कूलम, ठीक है, +10 कूलम आवेश है। आपसे कह रहा है कि इस आवेश के कारण एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, ए पर भी हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, बी बिंदु पर भी हमें इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। कुछ नहीं करना है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पर आप एक कल्पना कर लोगे कि एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब वो धन परीक्षण आवेश जिधर जाएगा इसके कारण वह विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। जैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है इसके कारण ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्या हमने मान लिया हमने यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। अब आप ही लोग बताइए, ये धनात्मक आवेश इस धनात्मक परीक्षण आवेश को किधर भेजेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो नहीं, क्योंकि हमें पता है सजातीय आवेशों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, बल्कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब अगर ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये किधर जाएगा, आपका दूर जाने का प्रयास करेगा। अगर दूर जाने का प्रयास करेगा तो यही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ए पर ऐसे ई। अब बात करें बी पर निकालना है आपको, ठीक है, अगर आपको बी पर निकालना है तो ध्यान से देखिए, बी पर अगर हम लोग इसी परीक्षण आवेश को रखते हैं +Q0 को, तो ये आपका किधर जाएगा, ये धनावेश इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है, दूर जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो ये हो गई दिशा। अब सोचिए अगर ये धनात्मक आवेश न होकर ऋणात्मक आवेश होगा, माइनस,
तब आपसे पूछ रहा है कि उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए ए और बी पर। तो आप लोग बता सकते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग यहाँ पर धन प्रचालन रखेंगे तो माइनस वाला आवेश प्लस को खींचेगा अपनी तरफ, अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर आएगा, अगर ये इधर आएगा तो यही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, अगर यही धन प्रचावेश यहाँ पर होता तो इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अगर अपनी तरफ खींचेगा तो यही विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये प्रक्षेपावेश जिधर चलने का प्रयास करेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आपकी दिशा होती है। ठीक है, तो इस टेक्निक से हम लोग किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके मात्रक की। मैं भी आपको बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम तथा विमा, मैंने आपको विमा भी निकाल के दिखा दिया था। इसकी विमा mL T⁻³ A⁻⁻1 होता है। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, हेडिंग है अगली, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको हटा दे रहा हूं। चलिए देखिए क्या होगा। देखिए आपके पास एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश हम लोग क्या मान लेते हैं, प्लस, ये बिंदु आवेश। ठीक है, ये बिंदु आवेश आपका कहां पर है, ए। ठीक है, इस ए से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है, पी। एक पॉइंट है पी, एक बिंदु है पी। इस बिंदु पी पर हमें इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखें कैसे निकालेंगे। ध्यान दो कैसे करेंगे, हम लोग मान लेंगे, देखिए हम लोग कल्पना कर लेते हैं बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश है। क्या है, धन परीक्षण आवेश। हमने कल्पना कर लिया यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश है। सोचिए धन परीक्षण आवेश ही क्यों रखा, क्योंकि यह इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि इसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इतना छोटा है। अब बताइए अगर यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है तो इस पर ये क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। उस बल का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, उस बल का मान निकालेंगे किसके, कूलम के नियम से। इस पर हम लोग विद्युत बल का मान निकाल सकते हैं, इसकी कारण किसकी सहायता से, कूलम के नियम की सहायता से लगाते हैं। यदि देते परीक्षण के बारे में। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, ठीक है, जिससे इस मान 8 दूरी पर एक बिंदु P
जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक है, चलो निकालते हैं। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया, माना। ठीक है, यदि जैसे, ठीक है, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित हो तो आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला विद्युत बल, F हो तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या होता है आपको पता है? कूलाम का नियम क्या करता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना होता है? Q1 Q2 बटा कितना होता है? R। यही सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला चलो लगाते हैं सूत्र से। तो F बराबर, ये तो नियतांक है तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन फिक्स रहेगा। ठीक है, Q1 पहला आवेश का परिमाण कितना है? Q। Q2 दूसरा आवेश जो कि कितना है आपका? Q0 बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो R का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? R। तो इस प्रकार हमने इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाल दिया। ये आपके पास क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा का सूत्र लगा दो। ठीक है, क्या करेंगे? अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान E हो तो क्या होता है? E बराबर होता है F बटा Q0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 से F का मान इसमें रख देंगे, रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये E बराबर F का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटा R स्क्वायर, और बटा पहले से क्या था? Q0 यहां लिखा देंगे। ये हमने कहां से रखा? समीकरण 1 से। हमने समीकरण 1 से F का मान रख दिया। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दीजिए, यहाँ Q0 से Q0 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। यही आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अगली हेडिंग है हमारी विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब दो बराबर आवेश, दोनों आवेशों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर है, किंतु विपरीत आवेश, विपरीत मतलब एक प्लस और दूसरा क्या, माइनस, एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2l मान लेते हैं। अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस पूरे समायोजन को, इस पूरी व्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसकी परिभाषा की। क्या लिखेंगे, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव कहते। ठीक है, तो इसका चित्र बना दिखा दीजिए। ये आपके पास हो गया पहला आवेश प्लस क्यू, ये आपके पास है दूसरा आवेश माइनस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2l। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, हम लिखा देंगे जैसे। ठीक, इसके बाद अगला नंबर आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए देखिए ये क्या होता है। देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण चाहे क्यू ले लो, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि कितनी दिखाई पड़ रही है आपको, 2l, के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग P से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है किस किधर की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, इधर की तरफ। बोलेंगे नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कैसी राशि है, आपकी सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है। ठीक है, तो आगे कुछ परिभाषा लिख देते हैं हम लोग। क्या बनेगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के
किसी एक आवेश के परिमाण, भूलेंगे नहीं, केवल परिमाण, न तो प्लस न तो माइनस, किसी एक आवेश के परिमाण मतलब Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि कितनी दिखाई पड़े आपको, 12, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते, ठीक, अर्थात आगे भी लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल P से व्यक्त करते हैं, जहां P बराबर क्या होगा बताया मैंने आपको, किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल, या फिर P बराबर क्या आ जाएगा, 2QL, ठीक है। अब मात्रक की बात करेंगे तो क्या होगा, आवेश का मात्रक आप सभी को पता है कूलाम होता है, दूरी का मात्रक आप सभी को पता है मीटर होता है, तो इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है। आगे बात करें तो यह मैंने आपको बताया था अभी, यह सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, ठीक है। मतलब दिखा दी जाए आप लोग, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, बीच की दूरी 2L और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की, इतनी बातें हो गई, ठीक है। इसके बाद